दोस्तों ऑलरेडी इस टाइम भारत कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से गुजर रहा है। डेली बेसिस पे अभी केसेस 55,000 के भी ऊपर डेली आ रहे हैं और वही नेचर भी अपने फुल फॉर्म में है। बिहार और असम में बाढ़ के बहुत बुरे हालात बन गए थे। वैसे अभी थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है दोनों स्टेट्स में। दोस्तों इकोनॉमी अभी बहुत पिट रही है भारत की। अभी-अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे इकोनॉमिसिस्ट ने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि भारत के दूसरे क्वार्टर की इकोनॉमी 6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। भारत अभी रिसेशन तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों आज इकोनॉमिक्स की हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे असम और बिहार में आए बाढ़ की। दोस्तों हर साल बिहार और असम में जून से अगस्त के महीने में बाढ़ बहुत परेशान करते हैं। भारत में ये दो स्टेट्स वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं बाढ़ के। तो दोस्तों आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों असम और बिहार में हर साल इतनी बाढ़ तबाही मचाते हैं। इसके पीछे का ज्योग्राफिक कारण क्या है वो भी जानेंगे और कुछ चौंकाने वाले स्टेट्स भी देखेंगे बाढ़ से रिलेटेड। देखो पहले असम की बात करते हैं। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक असम में टोटल 109 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है बाढ़ की वजह से। 57 लाख लोग करीब इस असम में आए बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। दोस्तों असम में टोटल 33 जिले हैं जिसमें से 30 जिले बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और सरकार द्वारा बनाए गए 122 रिलीफ कैंप में 30,000 लोगों को इवैक्यूएट सही सलामत कर लिया गया है। दोस्तों एएसडीएम है, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अभी असम में बाढ़ की वजह से 200 से ऊपर पुल, 2,000 से ज्यादा रोड बर्बाद हो चुके हैं और साथ ही साथ करीब 1,300 गांवों के 72,500 हेक्टेयर के करीब एग्रीकल्चर फील्ड, खेती के फील्ड बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में ओवरऑल स्टेट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें असम भारत के टॉप 10 स्टेट्स में आता है। तो यहाँ की एग्रीकल्चर फील्ड को क्षति पहुंचना मतलब कि पूरे भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को क्षति पहुंचना है। दोस्तों और काजीरंगा नेशनल पार्क का करीब 85% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। 90 से ऊपर वाइल्ड लाइफ एनिमल की यहाँ मृत्यु हो चुकी है और अभी बहुत से जानवरों को रेस्क्यू करने का काम अभी भी जारी है। और अगर कुछ मेन जगहों के नाम देखूँ जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इनमें से है असम के हैं ये बारपेटा, दक्षिण सालमरा और नालबादी। ये कुछ इलाके हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं असम में। देखो अब बिहार की बात करते हैं। फिर बाद में ये दोनों राज्यों के बाढ़ के मेन कारण को भी जान लेंगे। दोस्तों बिहार में टोटल 38 जिले हैं जिसमें 14 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। करीब 53 लाख लोग बाढ़ की वजह से अफेक्ट हुए हैं और यहाँ भी करीब 27,000 लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका है और 1 दर्जन के ऊपर यहाँ लोगों की मृत्यु हुई है। और जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए रीजन है उसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल है बिहार में। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और असम में इतने बाढ़ आते क्यों हैं। पहले बिहार का देखते हैं। देखो तो बिहार में ये जो बाढ़ आया है ये कोई नई बात नहीं है। हर साल यहाँ बाढ़ आते रहते हैं। ये लिस्ट में देखो आप 2000 से 2017 तक के साल देख सकते हैं यहाँ। हर साल लगभग बिहार में बाढ़ आते हैं। अब बिहार में बाढ़ इतने आते क्यों हैं। देखो इसका जो मेन कारण है वो है इसकी ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी। देखो हर साल ही नॉर्थ बिहार रीजन हमेशा से ही बाढ़ की वजह से चेतावनी में रहता है। नॉर्थ बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ की वजह से डेंजर जोन में रहती है। नॉर्थ बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे बिहार की नहीं। अब नॉर्थ बिहार इसलिए इतना फ्लड थ्रेटेंड एरिया होता है क्योंकि इसके नॉर्थ में मेनली 5 नदी बहती है जिसका ओरिजिनेट नेपाल से होता है, जिसमें महानंदा, कोशी रिवर, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी आते हैं जो नेपाल से निकलती है, मैंने आपको बताया। और भी कुछ सहायक नदियां हैं जो यहाँ आकर गिरती है। बिहार वैसे भी नॉर्थ साइड से नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है जो हर साल मानसून के टाइम में बाढ़ के हाई अलर्ट पर रहती है। अब नेपाल एक ज्योग्राफिकली पहाड़ी एरिया है ना। और फिर जब नेपाल के मध्य और ईस्टर्न रीजन में हैवी रेन होती है तो इस एरिया का पानी बागमती और कोशी नदियों में बह जाता है और वहाँ के जल स्तर को बढ़ा देता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये नदियाँ कहाँ हैं। तो देखो ये रहा पूरा नेपाल का रीजन और ये रहा कोशी नदी और ये बागमती नदी। तो यहाँ नेपाल है तो जब बारिश यहाँ बढ़ती है तो यहाँ का पानी कोशी नदी के जल स्तर को बढ़ा देता है, जिससे कोशी नदी के किनारे पानी का बहाव तेज होने की वजह से टूट जाता है और बाढ़ का मेन कारण बनता है। दोस्तों और जब कोशी नदी बांध के पानी को खोला जाता है तो इससे भी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे नदी के पानी का बांध की वजह से नदी का पानी चढ़ने लगता है और बाढ़ का मेन कारण बनता है। दोस्तों सरकार ने यहाँ पे एक अच्छा कदम ये उठाया है कि सरकार ने बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए पैकेज भी निकाली है जिसमें करीब 60,000 परिवारों को 6,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। तो बिहार का ये दिक्कत है। असम की बात करते हैं। देखो दोस्तों असम में भी बहुत से कारण हैं बाढ़ के, जिसमें पहला तो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से ओरिजिनेट होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए पूरे असम को कवर करते हुए मेघालय होकर बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है ना। मतलब मेघालय के हल्का सा बॉर्डर को छूती हुई निकलती है।
अब देखो, बाढ़ क्यों आते हैं यहाँ? देखिए, असम का जो पूरा एरिया है, देखो यहाँ मैंने मार्क किया है। तो असम के साउथ में यहाँ मेघालय का प्लेटू और असम के नॉर्थ में डाफला हिल्स आते हैं। और ये इधर कहीं पर डाफला हिल्स पड़ता है ना? तो अब असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसका पानी का लेवल बहुत ऊपर होता है। तो असम का यहाँ एक बहुत सकरा एरिया बच जाता है सिर्फ, क्योंकि असम के साउथ में मेघालय के गारो हिल्स और जयंती हिल्स आते हैं। ये इधर मिलेंगे, ये रहा गारो हिल्स और ये जयंती हिल्स। तो साउथ में ये दो हिल्स और नॉर्थ में डाफला हिल्स की वजह से यहाँ एक सकरा रीजन बन जाता है। जिससे ब्रह्मपुत्र नदी में जब पानी का जल स्तर बढ़ता है तो ये असम के इस एरिया के सकरे होने की वजह से नदी का पानी फैलने के बजाय ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे नदी के किनारे टूट जाते हैं और बाढ़ का कारण बनते हैं। और असम में भारी बारिश भी बहुत होती है हमेशा, है ना? साल में 4 बार यहाँ बाढ़ इसी वजह से ही आ जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी बारिश की वजह से भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ने लगता है। और जो एक और कारण है वो है असम के हायर स्लोपी एरिया में बने डैम्स का। क्योंकि दोस्तों, चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत से डैम बनाए हुए हैं। जो वो जब बारिश का पानी नदी में बढ़ता है हैवी रेन की वजह से, तो वो अनरेगुलेटेड तरीके से पानी को रिलीज करते रहते हैं, जिससे असम में बाढ़ के हालात और भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मेजर रीज़न है। और भी कुछ कारण है, जैसे लैंडस्लाइड की वजह से जो डिबरी जब नदी में गिर जाती है, जिससे नदी का लेवल बढ़ जाता है ना? और बाढ़ के हालात बन जाते हैं उससे। देखो दोस्तों, तो इन बाढ़ से लोगों को साथ ही साथ राज्य की सरकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अगर मैं पिछले 6 दशक यानी 60 साल का हिस्ट्री देखूं, तो पूरे भारत में बाढ़ से करीब 60 सालों में 4,69,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि हमारे अभी डिफेंस 2020 के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। एक्चुअल में सिर्फ असम और बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में भी बहुत बाढ़ आते हैं। अगर बात करूं असम के एवरेज बारिश की, तो ये करीब 875 बारिश जो एवरेज होती है वहाँ पे। तो असम में ये इस साल 200 ज़्यादा बारिश हुई है, 1100 के करीब यहाँ पे बारिश हुई है असम में। वही वेस्ट बंगाल, जो कि बारिश के मामले में भारत में इस साल दूसरे नंबर पे आता है। एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में एवरेज ज़्यादा बारिश होती है। और तीसरे में है बिहार। एवरेज भी इसका 526 के करीब है, लेकिन इस साल 200 से ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। अब क्योंकि असम और बिहार में एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए यहाँ बाढ़ के हालात बने। अभी भी ये वैसे डेंजर जोन में है दोस्तों। और पिछले 60 सालों में आई बाढ़ से भारत में अब तक 1,09,000 लोगों के करीब यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु दर्ज की गई है। और 8 करोड़ से ऊपर यहाँ घरों में नुकसान हुआ है। दोस्तों, विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगस्त के महीने में असम और बिहार की बारिश में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले बादलों के सिस्टम में चेंजेस की वजह से बारिश अब मध्य भारत की ओर मुड़ेगी, जिससे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिस जैसे राज्य जाते हैं जिसमें। दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, जो बड़ी दिक्कत की बात है। और असम का तो चलो ठीक है, हिली एरिया है, स्लोपी एरिया है, तो पानी यहाँ टिकेगा नहीं, बह जाएगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार पहले से ही एक प्लेन एरिया है, समतल एरिया है, तो यहाँ पानी ज़्यादा टाइम तक रुकता है और नुकसान भी ज़्यादा करता है। ड्रेनेज इसका है नहीं सही। तो दोस्तों, ये थे कारण कि क्यों असम और बिहार में इतने बाढ़ आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।